हेलो, वेलकम टू लाइटम क्लासेस स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, जिसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर आप मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है उनको स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टडी करेंगे हम कि किस तरह से मेटल जो है वो रिएक्ट करती हैं। ठीक है। और हमें ये भी देखना है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर एक मेटल जो है, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है वो ये है कि स्टूडेंट की जो मेटल्स होती हैं वो मेटल डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करती हैं। जैसे एल्यूमिनियम जो है वो किस तरह के वाटर के साथ कनेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। और अदर मेटल जो है, जो सोडियम क्या कैसे रिएक्ट करेगा। और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लेंगे कि क्यों हम लोग कुछ मेटल्स को केरोसिन में इमर्स रखते हैं, एटसेट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से हम इक्वेशंस बनाना भी सीखेंगे कि इक्वेशंस को किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। और आइए देखते हैं, एक एक एक्टिविटीज़ को समझेंगे। तो चलते हैं इसमें। इसने कहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होता है, तो सबसे पहले जो रिएक्टिविटी है वो किसके साथ है? एयर के साथ। कि मेटल जो है जब उनको बर्न किया जाएगा एयर में तो वो किस तरह की एक्टिविटी शो करती हैं। तो इसके लिए इसने कहा है कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। इसका एक मैंने मैग्नीशियम रिबन का एक एक्टिविटी मैंने आप लोगों को सबसे पहले लास्ट चैप्टर में कराया था मैंने, तो आप वहाँ पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं और बर्न करने पे वो क्या होता है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है पाउडरी फॉर्म में। फिर यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी को समझते हैं कि ये जो मेटल्स होती हैं वो बर्न कैसे होती है, कुछ समझाने की कोशिश यहाँ पे हमें कर रहा है। ये कह रहा है होल्ड एनी सैंपल्स ऑफ टेकन अबव विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम, रिपीट विद अदर मेटल सैंपल्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि इसने बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स आप लेकर के, जैसे मैग्नीशियम ले लिया हमने, ओके, हम जो है कैल्शियम ले सकते हैं, हम सोडियम ले सकते हैं, इन सबको हम लोगों को क्या करना है, फ्लेम के ऊपर, सपोज दिस इज द फ्लेम, और इस फ्लेम के ऊपर हमें इस मेटल के सैंपल को बर्न करना है। फिर ये कह रहा है कि रिपीट विद अदर मेटल्स, मेटल्स के साथ रिपीट कर सकते हैं। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो हमें उसे क्या करना है, फॉर्म करना है। ऐश वगैरह जो यहाँ पे बनती है, जो इनके बाई प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमें कलेक्ट करना है। लिस्ट द प्रोडक्ट्स एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। Which metals burn easily? Which flame color did you observe when the metal burned? And how does the metal surface appear after burning? Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity towards oxygen. Are the products soluble in water? तो मतलब यहाँ पे इसने जो कहने की कोशिश की है वो हम पूरा जो एक्टिविटी है उसमें कोई स्पेसिफिक इसने मेटल नहीं लिया है। इसने बस कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको बर्निंग करें। बर्न करने के बाद उनकी फ्लेम किस तरह का कलर शो करती है, तो हमें वो बताना है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स कैसी थी और प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबल है नहीं है वाटर के अंदर। तो मेजरली यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, मेजरली वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट मेटल्स metals have different reactivity with ऑक्सीजन और बर्निंग, यू कैन से। तो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट मेटल्स क्या करती हैं, उनकी डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे इसने कुछ ऐसा बताने की कोशिश की है, इसको डेलिबरेटली ये आगे बताएगा, हम लोग समझते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो मेटल जो है जब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे इसने रिएक्शन दी है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसने एग्जाम्पल दिया है, कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ए ब्लैक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो इसका कलर है वो क्या है, वो एक ब्लैक कलर है। इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी मैंने की थी और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे इस पैराग्राफ्स के अंदर से बनते हैं, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी यहाँ पे ले रहा हूँ कि इसका कलर क्या होता है कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ पे जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो Al2O3 बनेगा। Al2O3 कैसे बना है मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि ये 9th क्लास का टॉपिक है वैसे, कि एल्यूमिनियम जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। और ऑक्साइड जो होती है यानी कि O2 नेगेटिव होती है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। सो दिस इज Al2O3। तो ये Al2O3 इस तरह से बनता है। आपको वैलेंसी इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। आप चाहें तो मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया, आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जा करके उसको देख सकते हैं। फिर एक रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन की थी। एंड वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यानी कि मैंने वहाँ पे जो रिएक्शन बताई थी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड होती है वो रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
और यहाँ पे बनता है CuCl2 और साथ में क्या निकलता है, यहाँ पे वाटर होता है। तो ये इसको रिकॉल करवा रहा है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कैसी है, किस नेचर की है, ये बेसिक नेचर की है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर आगे। फिर ये कह रहे हैं कि बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। Such metal oxides which react with both acids as well bases to provide salts and water are known as amphoteric oxide। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि इसने जो डेफिनेशन दी है वो किसकी दी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। और ये डेफिनेशन उसने क्या दी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती है जो एसिडिक और बेसिक दोनों के तरह का बिहेवियर क्या कर सकती है, शो कर सकती है। दोनों बिहेवियर ये क्या करती है, शो करती है। तो इस तरह के बिहेवियर को शो करने वाली जो ऑक्साइड होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड जो हमारी हुई वो तीन तरह की हुई, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है कि बेसिक ऑक्साइड हमारी होती हैं, दूसरा एसिडिक होती हैं, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो हमें पता होना चाहिए, वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। उसकी रिएक्शन को समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर। तो यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, दैट इज Al2Cl3, AlCl3। उसके बाद Al2O3, इसकी ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रही है, बेस के साथ, और रिएक्ट करके क्या बना रही है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट Na पॉजिटिव AlO2 नेगेटिव है। दिस एनायन इज नॉन एज एल्यूमिनेट। आप इतना याद रखें कि एल्यूमिनेट क्या होता है, एल्यूमिनेट होता है AlO2 नेगेटिव। तो दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहाँ पे कह रहा है ये मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होने का मतलब क्या है कि कुछ तो इनसॉल्युबल होती हैं और कोई प्रोडक्ट ही नहीं देंगी उसके अंदर जाने के बाद वाटर के, बट सम जो होती हैं वो कैसी होती है, डिजॉल्व हो जाती हैं। तो क्या बनाती हैं, एल्कलीज। एल्कलीज मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एल्कली होता है वो क्या होता है, कि बेसिक जो बेस सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो बेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर उसे क्या कहते हैं, एल्कली। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को उसके बारे में बताया था। तो ये कह रहा है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलोइंग। तो सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaOH, और K2O किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ, और क्या बना रहा है, KOH। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो कौन सी है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और चूंकि यहाँ पे जो हमारी ऑक्साइड है ये दोनों के दोनों, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये कैसी हैं, बेसिक हैं। तो इनके बारे में आप लोग इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब फिर ये यहाँ पे कह रहा है वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9। क्या ऑब्जर्व किया इसने, ये बताएगा अभी। वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। जब आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की एक्टिविटी करेंगे, ये तो स्कूल का पार्ट है, तो उसके अंदर क्या होगा कि सबकी जो रेट होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसका मतलब डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन, मतलब हर किसी की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं कि किसी सब्सटेंस को अगर हम बर्न करते हैं वो बहुत धीरे धीरे बर्न होता है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होता है, जैसे पेपर है, पेपर को आपने बर्न किया तो तुरंत से बर्न हो जाएगा और कुछ ही देर में एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो कोल होता है वो कोल कैसे रिएक्टिविटी शो करता है, वेरी स्लो रिएक्टिविटी शो करता है ऑक्सीजन के साथ। और होता क्या कि उसको बर्न करते हैं तो धीरे 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 बर्न होकर के एक्सटिंग्विश फिनिश होता है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी आप समझें इनकी। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catches fire if kept in open। तो यानी कि जो पोटेशियम, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विगरसली। विगरसली का मतलब होता है कि वेरी वॉयलेंटली, कि बहुत वॉयलेंटली, बहुत फास्ट तरीके से वो क्या करती है, रिएक्ट करती हैं।
और अगर ओपन में आपने उसको रखा तो वो क्या कर जाएगा, फायर को कैच कर लेगा, फायर एकदम फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आग लग जाएगी उसमें एकदम से, जैसे शुरू हो गया हो। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in केरोसिन ऑयल। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल में क्या नहीं होता, वाटर नहीं होता, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसका मैं एक चीज़ और बता दूं इससे पहले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कंटेनर है, इसमें यहाँ पे केरोसिन ऑयल है और इस तरह से आपने सोडियम का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहाँ से आपने केरोसिन ऑयल से क्या कर दिया, जो ऑक्सीजन ऊपर है इससे इसका कनेक्शन कट कर दिया, और ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए उनको एक केरोसिन ऑयल के अंदर इसलिए इमर्स रखते हैं ताकि वो जब बाहर निकाले जाए एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ही निकाले जाएं। At ordinary temperature, such surfaces of metals such as magnesium, aluminum, etc. are covered with thin layer of oxide। तो जो हमारी ऑक्साइड बनती है थिन लेयर, वो किसके ऊपर बनती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा, इनके ऊपर कुछ टाइम तक अगर आप इन्हें एक्सपोज रख देते हैं, तो जैसे कि आयरन के साथ होता है कोरोजन हो जाता है, ऐसे इन मेटल्स के साथ होता है कि इनके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है, किसकी, ऑक्साइड की। फिर क्या है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको रोकती है। मतलब कुछ इस तरह से है कि जैसे सरफेस है मेटल की, तो इसके ऊपर एक हल्की लेयर बन गई ऑक्साइड की। तो ये हल्की लेयर ऑक्साइड ने क्या किया है कि इसकी जो फर्दर अदर लेयर्स हैं मेटल की, जो मेटल की जो लेयर्स हैं, इसको पहली लेयर क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, तो ये लेयर क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। इन पे किसी भी तरह का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होएगा। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन बर्न नहीं होता हीट करने पे, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंटन इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ऐसा क्यों होता है, उसका उसका रीज़न है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पे जो आयरन की बर्निंग है, तो यानी कि थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि जो आयरन की बर्निंग है वो किस तरह से है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आयरन जो ब्लॉक होता है मेरे पास, एक आयरन का ब्लॉक ले लीजिए, तो ये बर्न नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगी इसकी, लेकिन आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं, फिलिंग्स इसका मतलब स्मॉल पार्ट्स, जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल बारीक बारीक जो पार्ट्स होते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ चेन्स और बियरिंग्स, तो वो क्या हो जाती हैं, वो बर्न हो जाती हैं। और उसका रीज़न क्या है कि आपने यहाँ पे उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से क्या होगा, उसकी बर्निंग पॉसिबल है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर तो आप याद ही कर लीजिए, ये तीसरी बार आ रहा है जब से हम लोगों ने चाहिए चैप्टर से स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री के 10th क्लास के। तो कॉपर ऑक्साइड आप याद कर लीजिए, ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड बर्न नहीं होता, बट हॉट मेटल जो होती है कोट हो जाती है किससे, ब्लैक कलर लेयर से। ओके, तो बर्निंग नहीं होती कॉपर की। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर कॉपर डू नॉट बर्न but when hot got coated with copper oxide। तो कॉपर ऑक्साइड की लेयर भी यहाँ पे बना देगा। उसके बाद ये कह रहा है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कितना भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंडीशन हो, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। बट फिर भी कुछ टाइम बाद, मतलब बहुत ही माइन्यूट रेट पे इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन कभी पॉसिबल होता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और कंडीशंस पे। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे हम यही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर और उस पर प्रेशर पे करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे सिल्वर और गोल्ड, और हाई टेम्परेचर पे भी क्या नहीं होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिल्वर और गोल्ड क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, ए जी एंड ए यू, मैं इसको लिख ही देता हूँ अच्छे से। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है, आप इसको पूरा समराइज कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको पूरा समराइज कर रहा हूँ। हमारा सोडियम और पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मेटल्स हैं वो कौन कौन से, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा, वो क्या करते हैं कि वो रिएक्ट तो नहीं करते, बर्न नहीं करते, लेकिन क्या कर लेते हैं कि वो बर्न तो नहीं करते, ये क्या करता है, बर्न कर जाता है। बर्न नहीं करते बट कोटिंग बना लेते हैं।
ओके। और उसके बाद हमारा आता है कॉपर। कॉपर का क्या होता है? कॉपर का बोल रहा है कि डू नॉट बर्न बट व्हेन हॉट, तो यानी कि ये तो नॉर्मल की बात हो गई। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करेगा? विद ऑक्सीजन। कॉपर कब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ? जब ये हॉट होगा, यानी कि और रिएक्टिविटी घट गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिल्वर और गोल्ड, यानी कि सिल्वर गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते, तो रिएक्ट ही नहीं करते। इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी क्या हो रही है? ऊपर से नीचे जाएंगे, पोटेशियम सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। कॉपर उससे भी कम रिएक्टिव हो गया, और सिल्वर और गोल्ड तो क्या हो गया, रिएक्टिविटी कम कर दी। यहीं पे बताना चाह रहा है, इस पैराग्राफ को मैं भी लेता हूँ, इससे पहले समझ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल टेकन हियर। तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रस। मैग्नीशियम आप देख रहे होंगे उधर नेक्स्ट कैटेगरी में है, लेस इट डज नॉट रिएक्टिव एज सोडियम, सोडियम जितना रिएक्टिव नहीं है। But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of this. Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactives of this metal. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि चूंकि ये सबके सब एक ग्रुप बना रहे हैं, तो इसीलिए ग्रुप बनाने की वजह से इनके अंदर रिएक्टिविटी क्या होगी, उसके लिए ऑक्सीजन तो सफिशिएंट पड़ी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो एक तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुछ अदर एक्टिविटी देखेगा ये जो वो बताएगा हमें। उससे पहले समझते हैं कि ये पैराग्राफ क्या है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बताया गया, और वो कौन सी प्रोसेस है? एनोडाइजिंग। आपसे पूछ सकता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर, ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? एक थिक लेयर बना देते हैं, और उस थिक लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम डेवलप्स थिक लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो डेवलप कर लेता है जब भी इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है। कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरिजन। तो मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह से फर्दर कोरिजन से बच जाएगा। रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्साइड लेयर को आप जितना थिकर बनाएंगे, उतनी ही अंदर की लेयर्स क्या होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेंटिव हो जाएंगी ऑक्सीडेशन से। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रोलाइसिस में जो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे लिया हुआ है ये कि जो मेटल है, ये मेटल है, और ये कौन सी है? एल्यूमिनियम। और यहाँ पे इसको क्या बना दिया? इसको एनोड बनाया है। और यहाँ पे कुछ और लिया हुआ है जो इसने क्या बनाया हुआ है? कैथोड बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 जो इसने डाइल्यूट लिया है, उसके साथ क्या कर रहा है? इसका इलेक्ट्रोलाइज करवा रहा है। ऑक्सीजन गेट इवॉल्व एट द एनोड। इस एनोड पे क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि एनोडाइजिंग में मैं ये आर्टिकल एल्यूमिनियम का कहाँ लिया जाता है? एनोड पे। ऑक्सीजन भी कहाँ निकलेगी? एनोड पे। इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिक प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब क्या है कि H2SO4 का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो क्योंकि डाइल्यूट है तो वाटर भी प्रेजेंट है, और वाटर से क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एनोड पे निकल रही है, तो ये जो निकल रही है ये तुरंत के तुरंत क्या कर रही है? इस मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है। जो आपने आर्टिफैक्ट वहाँ पे लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एक रिम हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको हो सकता है जो मेटल का बनाना हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है। इस तरह से हम लोग केमिकली मतलब इसकी लेयरिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश। मतलब अब क्या है इसके अंदर कि जो ऑक्साइड लेयर बनी है, आप उस पर कोई भी कलर करके डाई करके आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मतलब कलर की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मतलब मेटल भी बच गया, और मेटल बचाने के लिए क्या हो गया? ऑक्साइड लेयर बना दी हमने उसके ऊपर, और फिर कलर करके हमने उसको कोई भी अपने पर्पज से यूज कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया इसने। अब ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद मेटल विद वाटर। अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है किसके साथ कराएगा? H2O के साथ। अब ये कह रहा है कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स, एक्टिविटी 3.9, मतलब यही सब जो ले रहा है ये। स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल्स सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। तो पहले ये इसके अंदर कोल्ड वाटर लेगा, उसके अंदर डाल देना है आपको कंटेनर्स लेकर के। मेटल्स रिएक्ट विच मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब वाटर का भी डिफरेंट लेवल है, कोल्ड होगा उसके बाद कुछ और भी बोलेगा ये। अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। फिर कह रहे डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। किसी मेटल ने फायर भी प्रोड्यूस किया, मतलब ये पूछना चाह रहा है ये। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। फ्लोट भी करती हैं कुछ मेटल्स मतलब।
पुट दी मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अभी इस पे आ गया, हॉट वाटर पे आ गया कि अब मेटल्स को किस में पुट कर दो, हॉट वाटर में पुट कर दो। उसके बाद कह रहा है फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो फॉर जो रिएक्ट नहीं की हॉट वाटर के साथ उनको अरेंज द अपैरेचस एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन विद स्टीम। अब स्टीम के साथ आ गया, तो आपने देखा कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर में चेक करेगा, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं की देखते हैं भाई हॉट वाटर में क्या पता कुछ टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्ट कर जाए। फिर वो कुछ ने वो दोनों के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो फिर किस पे आ गया, ये स्टीम पे आ गया कि अब स्टीम पे देखते हैं कि स्टीम पे क्या चल रहा है, स्टीम पे रिएक्ट करता है कि नहीं। तो विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट व्हेन विद स्टीम, अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। मतलब वाटर के भी 3 लेवल ले लिए इसने, और तीनों लेवल पे क्या लेना है, हमें आके चलना है। तो समझते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। कभी भी आप एक्टिविटी देखें किसी भी तरह की, तो उससे पहले उसका हेडिंग पढ़ना जरूरी होता है। स्टीम की एक्टिविटी देखेगा मेटल पे, तो यहाँ पे उसने क्या लिया, ग्लास वूल सॉक्ड इन वाटर। इस वाटर में ग्लास वूल जो मतलब जो वूल है उसको सॉक करके डाला हुआ है। मेटल का सैंपल लिया है। सैंपल इस तरह का क्यों लिया है, पूरा का पूरा ब्लॉक क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस ऐसा करने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, एक स्ट्रिप लेने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये बर्नर है, स्टैंड ले लिया, कॉक लगा दी ताकि उसके अंदर इस तरह से डिलीवरी ट्यूब लगाई जा सके और गैस बाहर ना आए, और डिलीवरी ट्यूब से किसके अंदर ले जा रहा है, वाटर के अंदर ले जा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ये स्टैंड है। इसका मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करके यहाँ से क्या हो रही है, क्योंकि ये वाटर में स्टॉक्ड है, तो यहाँ से जो स्टीम है वो यहाँ से निकल करके इस मेटल से रिएक्ट करके यहाँ से निकल रही है। तो कुछ गैस निकल रही है इसके साथ रिएक्ट करके, समझते हैं आगे। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट हमें एक इक्वेशन दे दी, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो है, जो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, वो फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। मतलब इसी मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे हमने पिछली रिएक्शन के अंदर किसको देखा था, सोडियम के ऑक्साइड को देखा था, वाटर के साथ क्या बना रही थी मिलके, NaOH। अब कह रहा है मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो मेटल जो है पोटेशियम और सोडियम ये किसके साथ रिएक्ट कर रही हैं, कोल्ड वाटर के साथ। इन्हें तो कोल्ड वाटर ही मिल जाए तो उसके साथ रिएक्ट करने लगेंगे, इतनी रिएक्टिव होती हैं, हाईएस्ट रिएक्टिविटी है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। ये कह रहा है फिर द रिएक्शन इज सो वॉलेंट एंड एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि आप देख रहे हैं हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो प्रोडक्ट साइड एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी, तो वो क्या होती है, रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। फिर ये कह रहा है द रिएक्शन दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो आप देख रहे हो कि इतनी हीट यहाँ पे निकल रही है कि जो हाइड्रोजन है वो जब बाहर निकलेगी इसकी बीकर के अंदर जैसे आपने रखा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तुरंत फायर पकड़ लेगा वो। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। तो कैल्शियम के साथ वॉयलेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई थोड़ी। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू गैस, मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ भी निकलेगी लेकिन फायर कैच नहीं करेगी। तो यहाँ पे पहली चीज सोडियम पोटेशियम के साथ क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन निकल रही है वो क्या कर रही है, फायर को कैच कर रही है। यहाँ पे सोडियम रिएक्ट कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन जो निकल रही है नॉट कैचिंग फायर, वो फायर कैच नहीं कर रही है। फिर ये कह रहा है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मतलब आप कुछ ऐसा समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फ्लोट भी हो रहा है। फ्लोटिंग क्यों हो रही है, फ्लोटिंग इसलिए हो रही है, जैसे पहले तो मैं सोडियम के और पोटेशियम के अंदर बता दो, आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने केरोसिन से निकाल करके, और ये वाटर मैंने लिया हुआ है, केरोसिन से निकाल करके आपने सोडियम का ब्लॉक डाल दिया, तो होगा क्या, इतना वॉलेंट रिएक्शन होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो फायर पकड़ लेगी। दिस इज फायर अपने आप से। इसीलिए कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का ब्लॉक अगर आप पानी में फेंक दें, कुछ वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके, तो वो क्या करेगी, तुरंत फायर पकड़ लेगी। उसके बाद यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है नहीं, तो अब जो गैस निकलेगी वो फायर तो नहीं पकड़ पाएगी। तो फायर पकड़ने से क्या होता है कि वो गैस वहीं पे बर्न होती रहती है, खत्म होती रहती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपने वाटर लिया हुआ है और यहाँ पे कैल्शियम का ब्लॉक है, तो कैल्शियम का ब्लॉक जो है
उसके पे जो हाइड्रोजन निकल रही है यहाँ से साइड से, वो इसको क्या करेगी, जो भी गैस है तो गैस अपलिफ्ट करेगी, वाटर से निकलने की कोशिश करेगी, और कोशिश करेगी तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स द रीजन फॉर दिस। फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, स्टिक हो जाते हैं सरफेस से और वो उसको ऊपर की तरफ पुश करने लगते हैं। फिर ये कह रहा है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड H2O के साथ नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। वाटर को थोड़ा हीट कीजिए तब ये रिएक्ट करेगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इन सरफेस, क्योंकि यहाँ पे वॉलेंट रिएक्शन नहीं है तो ये भी फ्लोट करेगा। फिर ये कह रहा है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, यानी कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये कह रहा है कि डू नॉट रिएक्ट एदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड तो बननी है हर किसी के अंदर, आप समझिए यहाँ पे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बननी है, बट कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन सोडियम पोटेशियम तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, इनको कोल्ड वाटर ही चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम जो है उसके साथ क्या है कि उसको जो है हॉट वाटर चाहिए, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इनको तो स्टीम चाहिए। तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम। स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, तो इससे क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि इनके साथ जो रिएक्शन है वो डिफरेंट है। एल्यूमिनियम H2O तो Al2O3, और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, H2O गैसेस स्टेट में। ये गलती आप एग्जाम में ना करें, कुछ स्टूडेंट बस H2O को लिक्विड लिख देते हैं, वहाँ पे स्टीम के साथ रिएक्शन है तो गैस होगी, यहाँ पे आपने देखा लिक्विड है। छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोगों को यहाँ पे समझनी है, दोनों में लिक्विड होगा लेकिन इसकी इक्वेशन में यहाँ पे गैसेस स्टेट होगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेटल सच एट लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो जो लेड होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है, सिल्वर गोल्ड तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। लेड और कॉपर भी जो है वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये कुछ क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद रखना है, तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आप लोगों को एक समराइज फॉर्म में कि यहाँ पे जो पोटेशियम है और जो सोडियम है ये तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम जो कि लेस वॉयलेंट है, और कैल्शियम भी किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम भी किसी भी इस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। उसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा हमारा किसके, हॉट वाटर के साथ, मैंने लिखा भी है वहाँ पे, तो इसके लिए हॉट वाटर चाहिए, तो इसकी कंडीशन अलग हो गई, ये अलग है, इसको अलग काउंट करें आप। और फिर एल्यूमिनियम और आयरन है और जिंक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। ओके, और फिर लास्ट में हमारे कौन है, लेड, उसके बाद है हमारे पास कौन, कॉपर, Cu एंड सिल्वर, और फिर आता है गोल्ड। तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। तो 4 क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे हैं, 5 सॉरी, इन 5 को आपको याद रखना है। तो दिस इज द होल समरी ऑफ दिस पॉइंट है कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसी है। अब ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। अब ये किससे करेगा, एसिड से। सबसे पहले इसने किससे किया था, फिर उसके बाद किससे किया, और फिर तीसरा किससे आ रहा है, आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एसिड्स के साथ ये क्या कर रहा है, एसिड्स के साथ देखो, मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनेगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वे कह रहे हैं बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसी हुई है, हर एक मेटल की अपनी अलग रिएक्शन हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि सारी रिएक्शन इस तरह से होंगी। चलो समझते हैं। कलेक्ट द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, अगेन पोटेशियम और सोडियम को इसने छोड़ दिया है। ओके, इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब दैम क्लीन विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से थोड़ा उनको क्या करना है, ऑक्साइड की लेयर बन गई तो उसको हटा लेना है। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगरसली इवन विद कोल्ड वाटर, तो उनके साथ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए इसने मना कर दिया। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डायरेक्ट डाइल्यूट HCl से ये सारी मेटल्स को क्या करवा रहा है, रिएक्ट। सस्पेंड थर्मामीटर्स, यानी कि क्या चेक करेगा, ये टेम्परेचर चेक करेगा इन द टेस्ट ट्यूब्स
so that their bulbs are dipped in the acid. bulbs होता है मतलब जो वो पार्ट होता है, जैसे थर्मामीटर है तो उसका ये वाला पार्ट जो टेम्परेचर जो लिक्विड के अंदर होना चाहिए, इसको बल्ब बोलते हैं। फिर ये कह रहा है ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, कि बबल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। विच मेटल्स रिएक्ट विग्रसली, विच मेटल डिड नॉट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। तो आपने देखा कि जो वाटर है, वाटर पिछली स्लाइड में हमने देखा, वाटर के साथ सबकी रिएक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है, एक ऑर्डर है, कोल्ड के साथ एटसेट्रा, स्टीम के साथ। इसी तरह से इनका भी अपना एसिड के साथ ऑर्डर है। तो समझते हैं क्या है वो। अगर राइट द इक्वेशंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। अब ये यहाँ से बताना स्टार्ट करता है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। It is because HNO3 is a oxidizing agent. It oxidizes H2 produce to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides. यानी कि होता क्या है कि जब भी कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी, इनके साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ, HNO3 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा रिएक्शन होगा, कि जैसे आप लोगों ने एल्यूमिनियम ले लिया प्लस HNO3, तो ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन में हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे HNO3 अगर आपने लिया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो वो किस में कन्वर्ट करता है, मतलब होना क्या था यहाँ पे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी थी, लेकिन प्रोड्यूस कौन होगा, वाटर, क्योंकि इसने इसको हाइड्रोजन को क्या कर दिया, जो प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, H2। फिर ये कह रहा है कि जो खुद अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन एटसेट्रा के ऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसके साथ क्या बनेगी, कोई भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड, जैसे N2O बन जाएगी या फिर NO बन जाएगी, NO2 बन जाएगी। वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के ऊपर, कितने टाइम फ्रेम में रिएक्शन हो रही है। NO2 इज द हाईएस्ट फॉर्म, तो काफ़ी टाइम तक रिएक्शन हुई तो वहाँ पे वो है वो NO2 भी बना सकता है। और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पे Al का सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसी है, तो एल्यूमिनियम का सॉल्ट यहाँ पे हमें मिलता है। फिर ये कह रहा है बट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट NaCO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेटल है, एल्यूमिनियम हो या कोई भी मेटल हो, इसलिए मैंने इसके सॉल्ट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि कुछ भी इसमें बन सकता है कि अलग अलग मेटल के अलग अलग सॉल्ट बनेंगे। आपको ये को याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है इस मैग्नीशियम को और मैग्नीज को, इन दोनों के साथ अगर HNO3 की रिएक्शन हुई तो ये क्या बनाएंगे, तो ये H2 ही बनाएंगे, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस ही क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। फिर ये कह रहे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। बबल्स जो बन रहे थे वो फास्टेस्ट किस में है, मैग्नीशियम में। रिएक्शन वाज ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। तो 3.11 जो यहाँ पे मतलब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, वो कैसी है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो साथ में क्या निकलेगा, हीट भी निकलेगी। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe सबसे लास्ट में आएगा। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन and the temperature also remains unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो कॉपर है वो रिएक्ट ही नहीं करता विद HCl, HCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। ये हमें रिएक्शन हमेशा, ये स्टेटमेंट हमेशा हमें याद रखना है। फिर ये कह रहा है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। तो यानी कि एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया जो है वो हमारा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में कौन है, हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है HNO3, और इनका जो रेशो है वो कितना है, 3:1, यानी कि 3:1। HCl 3 पार्ट्स में होगा। अगर HCl आप लोगों ने 330 ml लिया है तो ये कितना लेना है, 10 ml लेना है। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो रेशोज को भी आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि कंसंट्रेटेड लिया है तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल सॉल्यूशन है, इसी के बारे में बता रहा है। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नेदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू दैट
सो अलोन, मतलब होता क्या है यहाँ पे कि दो एसिड्स की, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप समझेंगे कि दो एसिड जब मिक्स किए जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ऐड हो गई है, तो इस अगर अलग अलग लोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा गोल्ड के साथ, लेकिन अगर दोनों लोग एक स्पेसिफिक मिक्सचर में तो उनकी स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी और वो क्या करेंगे कि डिसॉल्व कर देंगे किसको, गोल्ड को। एक्वारेजिया इज ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। कोरोसिव होता है, कोरोसिव इसलिए होता है कि कंसंट्रेटेड, आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड होने की वजह से उसकी एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूमिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है, अगर आप इसकी बोतल को रखेंगे और उसके अंदर एक्वारेजिया है तो यहाँ पे फ्यूम्स निकलती रहेंगी, और ये किसकी फ्यूम्स हैं, एसिड की फ्यूम्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। प्लैटिनम जो होता है हमारे पास, ये भी एक हाईली स्टेबल एलिमेंट होता है कि इस ये भी गोल्ड की तरह ही रिएक्टिविटी शो करता है। अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आप अभी जान लीजिए कि प्लैटिनम और गोल्ड, एयू, एयू सिंबल होता है गोल्ड का, उसमें भी कोई रिएक्टिविटी यहाँ पे सिंपल एसिड से नहीं होती, लेकिन एक्वारेजिया इन दोनों के साथ रिएक्टिविटी शो कर सकता है। फिर ये कह रहा है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ जो होती हैं हमारी मेटल्स, वो रिएक्ट कैसे करती हैं। कह रहा है टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। तो क्लीन वायर ले लिया हमने कॉपर का और आयरन ले लिया, यानी कि यहाँ पे क्या ले रहा है, कॉपर ले रहा है और Fe आयरन ले रहा है। फिर ये कह रहा है पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, यानी कि कॉपर वायर को किस में पुट किया है, इसने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट किया है। एंड द आयरन नेल इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। तो यानी कि कॉपर को किस में डाला है, FeSO4 के सॉल्यूशन में, और Fe को किस में डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। चलते हैं आगे, कुछ बताएगा ये। फिर ये कह रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज अकर्ड। किसके अंदर यहाँ पे रिएक्शन अकर होगी, हमें ये देखना है। फिर ये कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट ए रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। किस बेसिस पे आप कह सकते हो कि रिएक्शन हो गई है। फिर ये कह रहा है अपनी ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट कीजिए जो पिछली एक्टिविटीज हमने ली हैं, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ। बैलेंस इक्वेशन लिखिए और उसके बाद क्या, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताई। तो ये क्वेश्चन सब इसने यहाँ पे हमसे उम्मीद कर रहा है बताने की। फिर ये कह रहे हैं रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो मोल्टन फॉर्म हो तो रिएक्टिव किसको रिप्लेस कर देगी, रिप्लेस कर देगी लेस रिएक्टिविटी को। यानी कि रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या बता रही है, हमें स्ट्रेंथ बता रही है। We have seen in the previous section that odd metals are not equally reactive. हमने पिछले सेक्शन में देखा। Check the reactivity of various metals with oxygen, water and acids. ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ हमें रिएक्टिविटी को क्या करना है, हमें चेक करना है, जो हमने कर चुके हैं हम लोग। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स। ऑल मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, उनकी रिएक्टिविटी भी अलग अलग है। So we are not able to put all the metal sample we have collected in decreasing order of the reactivity. जैसे मैंने वहाँ पे किसका एग्जांपल लिया था, एल्यूमिनियम का, जिंक का एग्जांपल लिया था। मैंने वहाँ भी बताया था आप लोगों को कि सारी की सारी अगर एक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं या सेम रिएक्ट कर रही हैं तो उनके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नहीं हो सकता। उसके लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जो हम कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस स्टडीड इन चैप्टर 1। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि होता क्या था कि एक मेटल होती थी वो दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको क्या कर देती थी, रिप्लेस कर देती थी। आप चाहे तो उसमें वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, सिंपल एंड इजी। इफ ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इट इज मोर रिएक्टिव विद बी। तो अगर ए ने सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी से उसे रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, ए का, और ये मेटल जो है बी, इसको बाहर कर दिया इसने। तो यानी कि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर, किससे, बी से। ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इन दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी भी है इसने। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपने आयरन नेल ली थी, कॉर्क लिया था, थ्रेड लिया था, तो ये आयरन नेल है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर वायर है लेकिन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि आयरन नेल यहाँ पे इस तरह से। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे आगे कि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये आप याद रखें कि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक जो क्या करेगा कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा।
तो यहाँ पे तो कॉपर और आयरन की बात हो रही है, तो कॉपर और आयरन के अंदर आप देखें कॉपर है और आयरन है, तो यहाँ पे कॉपर और आयरन बोल रहा है ये। तो कॉपर और आयरन के अंदर हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में Fe और कॉपर, तो यानी कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो समझते हैं कैसे। अब इसने बोला रिएक्टिविटी सीरीज, तो ऐसे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके एक पूरी की पूरी सीरीज बनाई हुई है जो कि रिएक्टिव सीरीज है। फिर ये कह रहा है रिएक्टिविटी सीरीज है लिस्ट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि ऊपर की तरफ हाईली रिएक्टिव है और नीचे की तरफ जितना आप जाओगे उतनी क्या है, लेस रिएक्टिव है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग सीरीज हैज बीन डेवलप्ड, तो ये डेवलप की हुई है साइंटिस्ट ने, इसको आपको याद करना है। और याद करने पे आप लोग समझेंगे कि कॉपर सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एटसेट्रा। और गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट पे है और उसके ऊपर सिल्वर है। सिल्वर और गोल्ड एक ही कैटेगरी में आता है, तो इस सीरीज को आपको याद करना है, मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो ये वाले पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो मैं करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि केरोसिन ऑयल क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, वॉलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो उससे कॉन्टेक्ट को कट करने के लिए हम लोग इसको किस में इमर्स रखते हैं, केरोसिन ऑयल में इमर्स रखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ वन, सोडियम कीप इमर्स्ड इन केरोसिन oil because if left non-immersed it will react with atmospheric oxygen। इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इट विल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड विल burn away living with an exothermic reaction, with an highly exothermic reaction। तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और वहां पे क्या होगा कि इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से अगर हमने उसको इमर्स नहीं रखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपकी फायर होती है उसको कैच कर लेगा और वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत वॉयलेंट हो जाएगी। तो इसलिए इसको किस में भी इमर्स रखते हैं, कि इसको हम लोग इसके केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स रखते हैं। सोल्यूशन टू कह रहा है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। तो सबसे पहला आयरन की स्टीम के साथ ही रिएक्शन होगी, तो मैंने आपको बताया था कि Fe यहाँ पे हम लोग किस में लेंगे, सॉलिड स्टेट में, प्लस स्टीम तो H2O को आप गैसेस स्टेट में लें, और फिर आप इसके साथ क्या बनाएंगे, इसका सॉल्ट, इसकी ऑक्साइड सॉरी, Fe3O4, और यहाँ पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस हमें निकलेगी। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन है, बैलेंसिंग आप लोग खुद करें इसके अंदर। यहाँ पे 3Fe है तो 3 हो गया, उसके बाद H2O2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको ऑक्सीजन 4 है तो मैंने इसको 4 कर दिया, और 4 करने से यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितनी हो गई, 8 हो गई, तो मैंने इसको 4 कर दिया। तो अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो है कह रहा है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करेंगे सॉलिड स्टेट में, H2O लिक्विड, तो ये क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये सॉल्यूशन फेज में होगा एक्वस स्टेट में, एक्वस, और क्या निकलेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी के साथ ही यहाँ पे पोटेशियम विद वाटर, तो पोटेशियम विद वाटर हमें क्या देगा, ये हमें KOH देगा। ओके, और KOH किस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में, ये हमारा लिक्विड स्टेट में था, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, लाइन बाय लाइन मैंने कवर किया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।